नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि राजनीति कब क्या न करा दे कुछ पता नहीं। और अगर आप बात करें, हम कई दिन से लगातार चर्चा कर रहे थे कि बदजुबानी लगातार जारी है। अगर बात करें वरुण गांधी की, तो वो कह रहे हैं मैं संजय गांधी का बेटा हूं, तुम किसी से डरना नहीं, मैं इन लोगों से अपने जूते के फीते बंधवाता था। और आज की अगर आप बात करें तो केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट की बुराई करते हुए, बल्कि किसी की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे कैंडिडेट को तो नाचना नहीं आता है, लेकिन मनोज तिवारी को बहुत अच्छा नाचना आता है, वो नाचना जानते हैं। ये तारीफ थी या बदजुबानी थी, ये जनता खुद तय करे। लेकिन शाम को ही उसका बदला, अगर कहा जाए, कथित तौर पर सामने आया, क्योंकि मनोज तिवारी भी उस पर काफी नाराज थे। उन्होंने कहा था ये पूर्वांचल का अपमान है। तो ऐसे में अगर कहा जाए, जो शाम को हुआ वो सबने देखा। केजरीवाल को बाकायदा मंच पे उसकी रैली में चढ़ के, उनकी जीप पर चढ़कर थप्पड़ जड़ा गया। यानी अगर देखा जाए तो अब बदजुबानी से मामला हाथापाई तक पहुंच चुका है। अगर देखें, जबान से एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही थी, अब थप्पड़ चालू हो गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार केजरीवाल भी कई बार थप्पड़ खा चुके हैं, और आज का ये थप्पड़ बहुत मायने रखता है। 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, तीसरे चरण के 3 चरण जो बचे हुए हैं, उसके प्रचार थमने के दौरान बाद फौरन अगर देखें, दिल्ली के अंदर ये चीजें हुई हैं। दिल्ली में हालांकि चुनाव अभी बाद में है, लेकिन ये थप्पड़ आप देखें, बार बार हम दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके। इसी पर चर्चा करेंगे कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले जो हमने आज जिन लोगों को रिक्वेस्ट की है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे आपकी तारीफ कराता हूं, फिर बाकायदा इस पर चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी आपका। अनुज आत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है अनुज आत्रे साहब। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, अपनी बात रखेंगे। और मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ। मुजफ्फर हुसैन साहब के पास मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा, पॉलिटिकल लोगों के बजाय मुजफ्फर साहब, राजनीति का स्तर गिर गया है या राजनीति बहुत ज्यादा नेक टू नेक हो गई है? कंपटीशन इतना बढ़ गया कि अब जबान से काम नहीं चल रहा, हाथापाई पे बात पहुंच चुकी है। खालिद साहब, इस वक्त तो इशू यह है कि कोई भी दल इश्यूज के बजाय जबान और जबानी जमा खर्च पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से सब तरफ घबराहट है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को कैसे बचाएं, और उनको किससे डर है ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो नतीजा यह है कि पहले बदजबानी, फिर हाथापाई, और हो सकता है इसके आगे बढ़ के भी कुछ बातें हों। और ये आपने देखा कि कई धर्मों के लोगों को भी इसमें लिया गया है और उनके खिलाफ भी जबान इस्तेमाल की गई है। इसी तरह देवताओं को भी नहीं छोड़ा गया और उनके बारे में भी गलत गलत बातें की गई। तो ये, लेकिन मुजफ्फर साहब, लगातार चुनाव आयोग जो है कार्रवाई कर रहा है, कई लोगों को एक तरह से पनिश भी किया है, बावजूद इसके रुकने के बजाय बढ़ गया है। और बढ़ते बढ़ते नौबत ये आ गई कि अब रैली करते हुए नेता को, मुख्यमंत्री को दिल्ली के बाकायदा थप्पड़ जड़ दिया जाता है। तो ये अपने आप में अगर देखा जाए तो बड़ी बात है। इसको आप लोकतंत्र के अंदर और बल्कि सभ्य समाज के अंदर कोई छोटी घटना नहीं माना जा सकता। सही बात है। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि आम आदमी कितना मायूस हो चुका है इन तमाम दलों से, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं कर रहा और सब बात कर रहे हैं अपने कुर्सी की, अपने कैंडिडेट की, अपने आप को बचाने की। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं उस फ्रेम से गायब है। तो ये उसकी हताशा भी है और पार्टियों की अपनी हताशा है कि उनको उनके मनचाहे नतीजे आने की उम्मीदें नहीं है इस इलेक्शन में। तो और केजरीवाल का जहां तक ताल्लुक है, तो उसने सीधे सीधे यहाँ बीजेपी को थ्रेट किया है, बीजेपी के सामने ऐसे मुद्दे रखे हैं जिसकी वजह से लोग उसको लेकर भी कई बार नाराज होते हैं। और होना चाहिए कि इस तरह सीधी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज गुप्ता जी, थप्पड़ लगा है, इसको अगर देखा जाए कैसे आप देखते हैं, क्या रिएक्शन है? लेकिन अगर देखा जाए, सुबह ही एक बयान आपका आया था कि आपने कहा मनोज तिवारी को नाचना बहुत अच्छा आता है, बदजुबानी में आप भी शामिल थे। सर, पहले तो मैं इस थप्पड़ कांड को दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर मानूंगा
और ये बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करती है, मैं सीधा सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो उसको दिल्ली में उसकी राजनीति को समाप्त करने पर तुली हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी और श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिशें कर रही है, और कहीं ना कहीं तक आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जितना भी काम किया है, और दिल्ली में सातों के सातों सांसद आम आदमी पार्टी के आने वाले इस चीज से घबराई हुई है, क्योंकि वो विकास के नाम पे ना वोट मांग सकती है, डरा धमका के ही वोट मांग सकती है सर। तो देखो सर, अब किस हिसाब से वो कितना नीचे राजनीति का स्तर उन्होंने गिरा दिया है कि मतलब इस थप्पड़ के पीछे आपका क्या मानना है, किसका हाथ हो सकता है? जैसे कि आप हालांकि खुल के कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, ये जनता की नाराजगी है या कोई इसमें साजिश नजर आती है आपको? सर सीधी सीधी साजिश है। पहली बात तो दिल्ली पुलिस जो है इतनी कमजोर और नासमझ कैसे हो सकती है कि कोई भी बंदा आके एक राज्य के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दे। ये कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है सर, इसकी जांच होनी चाहिए कि किस हिसाब से एक अननोन बंदा आ जाता है और अरविंद केजरीवाल एक सीएम को थप्पड़ मार जाता है सर। अनिरुद्ध शर्मा जी, आज अभी एक ट्वीट किया है हम मनीष सिसोदिया ने और कहा है कि अमित शाह और मोदी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उन्होंने जब ये कहा, मनोज तिवारी नाचना बहुत अच्छा जानते हैं, उस बदजुबानी का रिएक्शन है या आप इसको क्या कहते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। खालिद भाई, पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं। लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल की आदत है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो। सर झूठा कौन है सर? 15 लाख किसने बोला सर? झूठा कौन है? अरे भाई, बदतमीजी नरेंद्र मोदी जी से पूछिए सवाल। अरे कुछ तो शिष्टाचार सीखो। सर शिष्टाचार के अंदर शिष्टाचार आपको सीखना चाहिए। आप सैनिकों के शहादतों पे वोट मांग रहे, सैनिक की शहादत पे सर। आप सैनिक की शहादत पे वोट मांग रहे, शर्म किसको आनी चाहिए? किस शिष्टाचार से आप क्या हो गई? अरे आप तो सेना के शौर्य पर शंका पैदा कर रहे हो सर। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री सेना की शहादत पे वोट मांगे। शर्म की बात है नरेंद्र मोदी के लिए। सर शर्म आपको आनी चाहिए सर। आप शर्म आपको आनी चाहिए। उनकी शहादत को आपने उनकी शहादत को प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, पंकज गुप्ता रिएक्शन ले लेते हैं अनिरुद्ध शर्मा जी से, जवाब तो ले लें। अभी आप जवाब ले लें, फिर आपसे भी मैं पूछूंगा। आप अनिरुद्ध जी, वो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं वो, लेकिन क्यों आरोप लग रहा है? देखिए, मैं इसकी खालिद भाई जी, मैं पहले इसकी घोर निंदा कर चुका हूं, और ये घटना पहली बार नहीं घटी है। देखिए, वास्तव में क्या कहानी है खालिद भाई कि केजरीवाल ने गरीब आम आदमी के नाम पर दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खेला, और उनकी भावनाएं अब आहत हो रही है। उसने कहा, बेटे की कसम खाकर कहा कि मैं ये नहीं लूंगा। उसने कहा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। इतनी झूठ बोला है। 67 सीटें दी, आंखों पर बिठाया दिल्ली की जनता ने। गरीब जनता ने, जो रिक्शा चलाते थे, जो रेडी चलाते थे, उन्होंने कहा ये हमारा हीरो है, लेकिन वो तो जीरो निकला। और ये जो सर आपने दिल्ली की जनता का, सर आपने दिल्ली की जनता का रोजगार जीरो हो गया। डीलिंग कराई सर, आपको ध्यान होगा, पहले भी एक ने थप्पड़ मारा था। किसने किया सर? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था सर, जो ऑटो रिक्शा चलाता था, लाली। ठीक है पंकज जी और अनिरुद्ध जी, पहले राउंड में मैंने बात किया। अब हमारे साथ अनुज आत्रे साहब भी जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। एक मिनट अनुज जी, मैं अनुज आत्रे साहब के पास चलना चाहूंगा। अनुज आत्रे जी, आप अपना, हालांकि इस पूरे मामले में आप देखें कोई भी अछूता नहीं रहा, चप्पल चले, जूते चले। अभी बीजेपी कार्यालय के अंदर घुसकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवेल नरसिम्हा राव के ऊपर भी चप्पल चला, और केजरीवाल के ऊपर भी अगर देखा जाए पहली बार नहीं हुआ है, उसके अलावा आपके नेताओं पे भी। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप के साथ, आपने भी आज सुबह आरोपों से शुरुआत की थी, हालांकि आपके आरोप दूसरे तरह के एक तरह से थे, आपने उस पर बात की, लेकिन अब आप पर आरोप लग रहा है कि जो कंपनियां दलाली खा रही थी उसमें आप पार्टनर हैं। तो क्या ये उन मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश होती है जो असल लोगों से जुड़े हैं, या कहीं ना कहीं ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है?
देखिए खालिद साहब, आपने बहुत सारे प्रश्न भी पूछ लिए मुझसे, तो मैं चाहता हूँ मुझको समय दीजिएगा, क्योंकि थप्पड़ की विषय भी उठाया और साथ साथ कहीं ना कहीं जो अरुण जेटली जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक आरोप लगाए उस पर भी लगाए, तो मैं एक एक करके सबका जवाब दूं। देखिए पहली बात तो ये निश्चित तौर पे ये जो एक परंपरा सी चल पड़ी है, कुछ लोगों के असामाजिक तत्व कहा जाएगा ऐसे लोगों को जो जाकर के जनप्रतिनिधियों के ऊपर, जो राजनेताओं के ऊपर इस प्रकार से जो है हमला करते हैं। क्योंकि देखिए नेताओं का काम तो जनता के बीच में रहने का है, आपको जनता में रहना पड़ेगा, और इसमें हम कहीं भी जो है ये इस प्रकार के तत्वों को, क्योंकि पहले देखा गया है कि पीछे कुछ वर्षों से जब से इसका प्रचलन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मंशा से कुछ लोग ऐसा काम कर लेते हैं कि और कुछ नहीं होगा, चाहे पिट जाएंगे या बाद में जेल चले जाएंगे और थोड़ी बहुत सजा मिलकर के वापस आ जाएंगे, लेकिन लोकप्रियता मिल जाएगी। और इस सस्ती लोकप्रियता के लालच में लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। और देखिए मैं कहूंगा कि इसका जो आज ये हुआ है निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है और बहुत अशोभनीय है। इस पर सख्त एक कानून भी नया बनना चाहिए, क्योंकि ये इसमें भी कानून में सजा का प्रावधान बहुत कम है और जो बहुत जल्द इसमें जमानत पर लोग बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए जो है लोग इस प्रकार की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसमें आम आदमी पार्टी भी दोषी जो इनकी सरकार के कार्यकाल को मैं नहीं अभी उसको छेड़ूंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आज ये थप्पड़ कांड हुआ है उसको लेकर के मैं कहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारे नेताओं के ऊपर एक इन्हीं के ही पत्रकार महोदय जो थे उस समय के अपने आप को पत्रकार कहते थे, किस प्रकार से प्रेस वार्ता में आकर के जो हमारे चिदम्बरम साहब के ऊपर उन्होंने हमला किया, और बाद में आम आदमी पार्टी ने उनको जो है एक विधायक का टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, विधायक। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा दिए कि देखिए इस प्रकार का आप बड़े नेताओं के ऊपर हमला कीजिए, उनके पास जाकर के किसी प्रकार से आप हमला कीजिए, उनके ऊपर कोई शाही फेंक दीजिए, कहीं जूता चप्पल फेंक दीजिए, कहीं उनके साथ गाली गलौज कर दीजिए, आपको मीडिया, यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की भी गलती इसमें यह कि उन्होंने बढ़ावा दिया इस तरह के लोगों को। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो जनता नेताओं को अपने कंधे पे बिठाती है, सिर माथे पे बिठाती है, अपने एक तरह से वोट देकर उसको ताकत सौंपती है, जब उसकी नाराजगी होगी वो कहां निकलेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे अनिरुद्ध शर्मा जी भी कह रहे हैं कि अगर लोग नाराज होंगे तो वो क्या करेंगे? नहीं देखिए, नाराज होंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। नाराजगी जाहिर करने का तो समय आ चुका है। लोकतंत्र में तो जनता की नाराजगी और जनता का जो है जवाब देने का और जनता का रिपोर्ट कार्ड हासिल करने का तो सबसे बड़ा अवसर यही है। आज चुनाव सर पे है और चुनाव में जो है वोट की ताकत जनता के सामने, सबसे बड़ी ताकत ही जनता के पास है इस समय। तो आप वो जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा सकते हैं, और कोई भी नहीं पसंद अब तो नोटा का विकल्प भी आ गया। लेकिन ये इस प्रकार की जो ये हरकतें करना, इसका कोई सभ्य समाज में, किसी भी समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। आपको नहीं समझ में आई, नहीं सरकार इनकी पसंद आई, आप इनके कैंडिडेट्स नहीं पसंद आए, आप इनके खिलाफ मुहिम चलाइए, आप जन जागरण मुहिम चलाइए, आप सामाजिक तौर पर इनका बहिष्कार कीजिए, आप लोगों को जागरूक कीजिए, आप इनको अपना वोट मत दीजिए, वोट का अधिकार प्रयोग कीजिए। लेकिन इस प्रकार से ठीक है। पंकज गुप्ता जी, आपने परंपरा को बढ़ाया, जो गलत परंपरा थी, आपने टिकट दिया बाकायदा। जर्नल सिंह का जिक्र कर रहे थे शायद ये अनुज आत्रे साहब, वो कह रहे थे कि जब इनके नेता के ऊपर जिसने जूता उछाला उसको आपने सांसद का टिकट दे दिया, तो बढ़ावा तो आपने ही दिया इस तरह की राजनीति का। पहले विधायक बना, सांसद का टिकट। सर बढ़ावे की बात करोगे तो सर मैं एक दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी तो अभी नहीं कह सकते सिद्ध नहीं, लेकिन एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की है, तो सर इसको आप क्या कहेंगे सर? ये कौन सी नई परंपरा चला रही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी? इस परंपरा को आप क्या देश में आतंकवादी लड़ेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने उसको क्लीन चिट दी है। सर क्लीन चिट नहीं दी सर, वो जमानत पे है। क्लीन चिट दी है, पढ़ लीजिए जरा एनआईए। सर क्लीन चिट नहीं दी सर, आप पढ़िए, आप पढ़िए सर, आप पढ़िए, मैं तो आपको बता रहा हूँ वो जमानत पे है सर, पैरोल पे हैं। अरे अभी जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई उनके खिलाफ तो वैसे ही उनको बंद कर रखा था, तो उन्होंने जमानत मांगी है। तो जब मेरे खिलाफ चार्जशीट नहीं है, उनकी हालत खराब हो गई। नहीं ठीक है, दोनों को मैं रोकूंगा, ठीक है। लेकिन अनिरुद्ध जी, सवाल यह था कि परंपरा गलत पड़ी है। वो ये कह रहे हैं परंपरा अपने ऊपर से सवाल हटा के वो आपसे सवाल कर रहे हैं, तो परंपराओं का भी तो निर्वाह कम से कम सभी पार्टियों को रखना चाहिए। हम तो परंपराओं का निर्वाह करते हैं खालिद भाई जी। मैंने पहले ही कहा, इस प्रकार का कोई भी व्यवहार राजनीति में, लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। मैं घोर निंदा करता हूं, पहले ही कह रहा हूं, मैं इससे कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं। मैं घुमा फिरा कर, लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं, कह दिया बीजेपी ने करवाया। अभी जैसे कि शास्त्री भवन में आग लगी
राहुल जी का स्टेटमेंट आ गई कि मोदी जी अपने बचने के लिए फाइलों को जलवा रहे हैं। अब जब बाद में पता लगा, मीडिया ने बताया कि छठी मंजिल पर एक कबाड़ पड़ा हुआ था, उस कबाड़ में आग लग गई। जो ये राजनीति करते हैं ना, हाँ। ये इनके बारे में बोल रहा हूं मैं। हाँ, अनुज आत्रे साहब, यकीनन वो तो सवाल खड़ा होता है, इतने उत्साह में एकदम आपने कह दिया कि बच नहीं पाओगे, फाइलें भी जला दे, तो क्या जल्दबाजी थी? देखिए, निश्चित तौर पे ये इशारा उसके ओर था कि जो ये सरकार ने, अभी हमें याद होगा कि किस प्रकार से 9 फरवरी 2018 में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके जो सॉलिसिटर जनरल जाकर के बोलते हैं कि राफेल की फाइल जो है, अनुज जी कबाड़ में आग लगी थी, इसका जवाब दो यार। मैं दे रहा हूँ जवाब, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, आपके बीच धैर्य मेरा पूरा है। देखिए, क्योंकि आपकी मंशा पर सबको शक है और आप किस प्रकार से जो है कहीं फाइलें चोरी करवा देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ती है आपको कि फाइल कैसे चोरी होगी, जिस एक फाइल चोरी नहीं हुई, फोटो स्टेट हुई थी, ये कहा गया था। आप शब्दों को तोड़ते हो भाई अनुज भाई। मुझे जरा थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए, समय बहुत कम। बिल्कुल धैर्य रखूंगा। मुझे लगता है डिबेट में भी समय कम है और आपकी सरकार का भी समय बहुत कम रहेगा, तो मेरा धैर्य टूटता है। देखिए, थोड़ा 23 मई तक तो सब्र रखिए। 23 मई आई और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दोनों से हटके मैं मुजफ्फर साहब, मालूम है, मुजफ्फर साहब, जैसे सवाल फाइल ये चोरी हो है सकती है, कि एक तरफ कहा जाता है कि फाइलें जला दी जाएंगी तो भी नहीं बच पाओगे, लेकिन वहां कबाड़े में आग लगती है। अगर आग लगेगी तो जनता को डर लगेगा। अनुज आत्रे जी, मैं जरा बात कर लेता हूं जरा मुजफ्फर साहब से। मुजफ्फर साहब, राजनीति का स्तर आप देख रहे हैं, वरुण गांधी कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो सामने कैंडिडेट है ऐसे लोगों से, मेरे पिता, मैं संजय गांधी का बेटा हूं, मैं फीते बंधवाते थे, वो आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से चीजें हो रही है, परंपराओं की बात हो रही है, क्लीन चिट दिए जाने की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल किसी को कहते हैं उसको नाचना बहुत अच्छा आता है, जब थप्पड़ लग जाता है उस सीधे बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठते हैं कि कबाड़ में आग लगी है, लेकिन कहते हैं आप फाइलें जलवा रहे। ये सब जल्दबाजी है या समय कम है या जनता को गुमराह करने का खेल है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में अतिवाद बहुत बड़ा है। और पहली घटना अगर आप देखें जूता फेंकने की, तो वो उसकी शुरुआत होती है पी चिदम्बरम से। और पी चिदम्बरम को जूता क्यों फेंका गया, ये आप जानते हैं, मीडिया के आदमी हैं। और उसके बाद पूरी एक सीरीज है। तो ये अतिवाद कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है? लेकिन जूता फेंकने वाले को विधायक भी बनाया गया ना। मैं बताता हूं। और इसके पीछे पूरी राजनीति ध्रुवीकरण की है कि किस तरह से हमारे वोटर खुश हो सकते हैं, या जिनको टारगेट किया जा रहा है उनकी मंशा क्या है, उनसे वोट किस तरह बटोरा जा सकता है, वो मुद्दों के जरिए या गुमराह करके, ये भरमाने का मामला हो रहा है। तो आज की राजनीति भरमाने पर टिकी हुई है, मुद्दों के बजाय। ठीक है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं। पंकज गुप्ता जी, आप राजनीति में बदलाव के लिए आए थे, लेकिन ये कैसा बदलाव है कि लोग नाराज हैं आपसे? सर, नाराज कहाँ है सर? उन्हें अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य में अच्छा। एक बात बताइए, अच्छा स्कूल मिल रहा था दिल्ली वालों को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा पानी मिल रहा है, पढ़ाना पड़ा। आज भारत को आजाद हुए 70 साल। पंकज जी, अरविंद जी का बेटा कहाँ पढ़ता है? सर, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि अरविंद जी का बेटा कहाँ पढ़ता है। नहीं, लोग सवाल पूछ रहे थे, मैंने वो सवाल आपके सामने रख दिया। अगर दिल्ली के स्कूल वाकई बहुत अच्छे थे तो फिर वो नोएडा जाके पढ़ रहे हैं, मतलब ये सवाल था। आप नाराज मत हुआ कीजिए। सर, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, अगर सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने सवाल पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसको सवाल नहीं मानते, आप आगे बताइए। सर, जनता नाराज कब होती है? जनता नाराज नोटबंदी से हुई, जनता नाराज जीएसटी से हुई। वो सर 23 मई आने वाली है, नाराजगी अपने आप पता चल जाएगी जनता की नाराजगी कितनी है और किसके खिलाफ है। दिल्ली में 7 के 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बनने वाले हैं और नाराजगी देखना किसके खिलाफ निकलती है। ठीक है, अनिरुद्ध जी, सवालों पे सब टहनी काट रहे हैं, आप भी सवालों से बचते हो, आप भी कह देते हो क्लीन चिट मिल गई है। पता चल जाएगी, तभी तो केजरीवाल जी कह रहे थे जहर पी लूंगा, अब जहर पीने को भी तैयार हूं, जहर पी रहा हूं कांग्रेस से समझौता करने के लिए। भीख मांग रहे थे बार बार। इनको पता है कि ये डूबने वाले हैं, तभी तो जा रहे थे कांग्रेस की शरण में, समझौता कर लो अंतिम समय तक। टिकट डिक्लेयर नहीं की, बचाने के लिए सर, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के पास से समझौता कर रहे थे, जिस कांग्रेस को लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे थे।
अगर बीजेपी सत्ता में रही तो सर ये लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे, देश के लोकतंत्र को खतरा है इनसे। अरे भाई आपने कहा था शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, इतना बड़ा पोथा मेरे पास है, मेरे एसीबी आपने छीनी, दर्ज हो जाएगी, शीला दीक्षित जेल आपने में जाएगी। सबसे पहली एफआईआर कराई हमने शीला दीक्षित के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ हमने एफआईआर कराई कि भाई हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ लो, तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है दिल्ली के अंदर? एसीबी जब तक हमारे पास थी हमने एफआईआर कराई शीला दीक्षित पे, आपने एसीबी क्यों दी? क्योंकि आपको डर था कहीं शीला जी के साथ आपकी पट्टी ना खुल जाए। अनुज आत्रे साहब दिल्ली में काम किया तो कांग्रेस के साथ समझौता अनुज जी, अनुज आत्रे साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा था। अनुज जी, आज आपके यहां से एक बयान आया, सवाल उठा है, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जो आम आदमी पार्टी छोड़कर जाता है वो बीजेपी में ही क्यों जाता है। आपका अक्सर आरोप ये रहता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपसे बहुत ज्यादा कीन थे समझौता करने में दिल्ली के अंदर, और अभी भी वो भी दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम मिलना चाहते थे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए तो कम से कम आप एक हो सकते थे। अनुज जी, निश्चित तौर पे ये किसको लोकतंत्र को तो बचाने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, न ये लोग लोकतंत्र को बचा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सक्षम है लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करने में, लेकिन हकीकत ये है कि अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में आम आदमी पार्टी, ये वो आम आदमी पार्टी है जिसको देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने इनको 70 में से 70 सीटें जीत दी और हम तो जीरो पर आ गए, हम तो और ये हमारे ऊपर तमाम अंदर का आरोप लगा कि जो पार्टी इनके सामने चुने में आ गई, आज ये उससे बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमसे गठबंधन कर लीजिए, और हम मना कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि आज किसका अस्तित्व खतरे में है और कौन जानता है। ये तो कांग्रेस पार्टी जानता है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, अस्तित्व बचाने का सम्मान करते हैं। हम जनता का सम्मान करते हैं, जनता के हमने मैंडेट का सम्मान किया था, लेकिन अब ये भी मालूम है कि किस प्रकार से कांग्रेस का जो है वोट बैंक अब दिल्ली में बढ़ रहा है, और दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ तो कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी जमानत जब्त होगी सर, सातों के साथों आपके अगर जमानत जब्त हो रही है हमारी, तो आपको क्या चिंता है? आप किस बात की चिंता है ये बताइए। जमानत जब्त हो, हम हारे या हम गठबंधन के साथ गठबंधन, हमारे पास बार बार आए गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, तो आप तो एक बात ही नहीं करें, हमारे मुद्दे तमाम आपको मना करते रहे और आप बार बार आते रहे। अगर आपको, आप ये बताइए, अगर कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है तो आपको कांग्रेस की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आप तो इतने सक्षम है ना, आप तो नंबर 1 पार्टी है दिल्ली में, तो आप जो चाहते हैं कि हमसे गठबंधन किसलिए? देखिए, क्योंकि आपको अपनी हैसियत का एहसास है। मुजफ्फर साहब बहुत आपको अपनी हैसियत का एहसास हो चुका है और दिल्ली में है। अनुज आत्रे साहब, अब आपको दोबारा चुन करके नहीं आने वाली। ठीक है, ये 7 सीटें रहे थे, लेकिन आपने गठबंधन नहीं किया महागठबंधन के साथ। आम आदमी पार्टी कह रही है वो 7 सीटें जीत रहे हैं, और अनिरुद्ध जी भी कह रहे हैं 7 हम जीत रहे हैं, तो 21 सीटें जीतनी हैं, 7 सीटें कुल हैं। लेकिन मुजफ्फर साहब, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का दावा था कि उसके पास एक ब्रीफ केस ऐसा है जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े सबूत हैं, जैसी सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की, शीला दीक्षित अंदर जेल में चली जाएंगी। तो ये तो हुआ नहीं, लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी समझौते को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन आज बीजेपी भी नाराज है, हालांकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की भी टीम है। क्या खुदा ही मिला ना विसाले सनम? खालिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है, और इस बारे में ये कहूंगा कि पिछले चुनाव को 2014 को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 36% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 46%। तो इस तरह से 46% वोट लेकर बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। अब स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए उनमें वो उतने खरे नहीं उतरे जितना उनको उतरना चाहिए था। ना बिजली कंपनियों का ऑडिट हुआ, ना शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप तय हो पाए, ना ही वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ओपन कर पाए, जबकि वो एक फाइल लेके चलते थे। तो कोई ऐसा काम वो नहीं कर पाए जिसको हम ये कह सकें कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किया। ना ही वो अपनी बदलाव की राजनीति कर पाए। इनके एमएलए आज भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह गुंडाई कर रहे हैं, लोगों को शेल्टर दे रहे हैं, गुंडों को मारपीट कर रहे हैं, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है सर, आप साथ में गांधीनगर का इनका एमएलए अभी छोड़कर चला गया, सर, और जगह जगह इनके लोग जो दिल्ली हैं उनको छोड़ पंकज जी आपके पास भी आऊंगा। हालत ये है
कि पुराने आपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं सरकारी स्कूल नहीं देखे। ये फोन कर करके कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए, आपको हम पैसा भी देंगे, उसके बाद भी इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, ये बड़ा सवाल। ठीक है पंकज जी, एक बदलाव की राजनीति के लिए आप आए थे, आपने दावा किया था, लेकिन मेरा एक सवाल है बहुत सीधा सा, संयम के साथ पहले सवाल सुन लीजिएगा और जवाब देना चाहें तो दे देना, नहीं तो जनता खुद समझ लेगी। आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम थी, रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ा मंचन हुआ था, उसमें बहुत सारे नाम थे, नाम कुछ आपको भी याद आ रहे होंगे, कुछ मैं भी याद दिला देता हूं। अन्ना हजारे थे, उसमें किरण बेदी भी थी, उसमें प्रशांत भूषण भी थे, शशि भूषण भी थे, और योगेंद्र यादव भी थे, और कुमार विश्वास भी थे, और बहुत नाम थे। कुमार विश्वास पे आपको विश्वास नहीं है, प्रशांत भूषण, शशि भूषण आपने बाहर निकाल दिए, वो नाराज होकर चले गए, वो अलग बात है। योगेंद्र यादव आपके साथ नहीं है। क्या क्रिकेट जो है ईमानदारी का केजरीवाल साहब के पास ही था, या उनके कुछ चहेतों के पास था, या ये सारे लोग गलत थे, या बाद में पता लगा कि गलत है? क्या चक्कर हुआ? ये जनता को छोड़िए, शीला दीक्षित के बक्से को छोड़िए, आप सीसी कैमरास को छोड़िए, आप और सब चीजों को छोड़ दीजिए, डीटीसी के बेड़े को छोड़ दीजिए, क्यों? जब अपनों के ही साथ ये हुआ तो एक ऐसी पार्टी जिसके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, वो कार्यकर्ता आज क्यों नहीं मिल रहे? इंटरनल लोकपाल की बात भी पूछ लीजिए जी, इंटरनल लोकपाल भी पूछेंगे। मतभेद, कुछ राजनीतिक मतभेद होते हैं जिनके कारण ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि हम अलग थे या राजनीति का सिर्फ सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला, ये तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं आरोप लगा सकते आम आदमी पार्टी पे कि हमने अपने। आरोप इतना सा भी नहीं है, सवाल है सिर्फ। लाइव चला देना मोबाइल में, लाइव आ रहा है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ राजनीतिक मतभेद होते हैं। ठीक है, अभी वाजपेयी जी ने छोड़ी है, बोल रहे थे बड़े बदतमीजी से बोलते हैं, इतना घमंड में अपने चूर रहते हैं केजरीवाल जी, जो गांधीनगर के एमएलए थे, अभी छोड़ा उन्होंने। सर उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। मालवीय नगर के एमएलए का भी बता दीजिए इनको। जी जी, खैर उनकी क्या अनिरुद्ध जी, आपसे भी सवाल तो ये बनता है, अगर वहां पर वो नहीं टिके तो आपके यहाँ क्या होगा? आप भी जो है ना, कौन सा साबुन लेके आए हो कि जब कोई और आदमी आता है किसी पार्टी से, आप कहां से उसको धुला बुला के सही कर लेते हैं? सर 4 साल हो गए हमारी पार्टी की सरकार। धुला धुला कर शामिल नहीं करते, जो पार्टी में आया हमारी नीतियों से सहमत है, हम उसका वो करते हैं, लेकिन हम अभी टिकट तो बड़े सोच समझ कर देते हैं ना, ऐसे थोड़ी टिकट दे देंगे किसी को। नहीं, आप तो टिकट बड़ी तेजी से भी देते हैं, शाम की एंट्री, सुबह को वो तो छोड़ कर नहीं आया, वो तो राजनीतिक रूप से अगर कोई सक्षम है, हमको दिखाई दे रहा है कि वो जीतने वाला, तो उसको टिकट देंगे। ठीक आप भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बता दीजिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यही सच है, में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर राजनीति जा कहाँ आ रही है। वो राजनीति जो आपके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक मेन पिलर है, और आप उसी में राजनीतिज्ञों में से अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने उन लोगों को चुनते हैं जिनको आप नेता कहते हैं, और आपको ये लगता है कि ये आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन उनकी राजनीति का स्तर कहां जा पहुंचा है? जबान बदजुबान हो चुकी है, और हाथ भी अब बेकाबू हो गए हैं। हाथापाई आप सरेआम देख सकते हैं। आप देखिए, सोचिए, और ये देखिए कि ये लोकतंत्र कब हमारा मुकम्मल होगा और कब ये परिपक्व होगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।